बेटी, ये क्या? विनर्स आगे बैठता है और लूजर्स पीछे। You're absolutely right बेटा। अब बता कितनी स्पीड पे चलाऊं? पापा फुल स्पीड। ओके। अरे खबरदार, जो 60 से ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाई तो। ओके मैडम, जैसी तुमसे इच्छा। पापा पुलिस ऑफिसर होके भी डर गए। बेटा मैं कितना भी बड़ा पुलिस ऑफिसर बन जाऊं, असली बॉस तो पीछे वाली सीट पे है। कायपन बोलता तुम्ही। कब से गायब हुई है तुम्हारी पोती? 12 दिन हो गए। 12 दिन हो गए, आपकी पोती गायब है। और आप अब आ रहे हैं, कंप्लेंट लिखवा ना। क्या नाम है उसका? प्रिया, 23 साल की है। सर ये लड़की की फोटो। अरे हाईवे पे अकेली लड़की। ये आगे ढाबे तक लिफ्ट दे देंगे प्लीज? ठीक है आ जाओ। थैंक यू। मैं अपना बैग लेके आती हूँ। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। 69 साल पहले कई शहीदों की कुर्बानियों के बाद हमें आज़ादी मिली थी, पर क्या आज हम उस आज़ादी की महत्वता को समझ पा रहे हैं? हमारे देश का जो भविष्य है, शायद उनके लिए आज़ादी का वो अध्याय सिर्फ इतिहास के पन्ने हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है नया इतिहास लिखने का, आज़ादी का नया व्याकरण समझने का, ये समझने का कि हमें जितना खतरा बाहरी ताकत से है, उससे कहीं ज्यादा खतरा अंदरूनी ताकत से है। आज आजादी अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्ति नहीं है, बल्कि उन बेड़ियों से मुक्ति है जो हमारे घरों में पनप रही हैं। आइए सर। आपके कहने का मतलब है कि आपकी बेटी कैंप पर गई है, पर कहाँ गई है ये आपको नहीं पता? साहब, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन पर माँ बाप की रोक टोक नहीं चलती। साहब, वैसे भी वो हमारी बात सुनती कहाँ है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। राजाराम, कैसी बात कर रहे हो तुम? हमें तो ये भी पता नहीं कि प्रिया कहाँ चली गई है, और तुम बता रहे हो कि वो कैंप के लिए गई है। बाबा तुम शांत रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना साहब से। हेलो सर, हाईवे पे इंस्पेक्टर तावड़े और उनकी फैमिली का मर्डर हो गया है। क्या? साहब, ऐसा नहीं कि हमने उसे फोन नहीं लगाया, हमने उसको कई बार फोन किया, लेकिन उसका फोन हमेशा स्विच ऑफ या आउट ऑफ कवरेज है। साहब, वो अपने मामा के यहाँ नागपुर गई है और वहां से वो अपने दोस्तों के साथ कहीं चली गई। मामा का नंबर है? जी जी। लगाइए।
मैं अमरावती पुलिस स्टेशन से पीआई तांबे बोल रहा हूँ। अमरावती पुलिस स्टेशन से? कहिए क्या काम है? आप प्रिया को जानते हैं? जी हाँ, जानता हूँ ना, मेरे पास ही रह रही है। वो कल ही अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पे गई है पहाड़ों पर। उसका फोन भी नहीं लग रहा, लगता है शायद नेटवर्किंग नहीं है। पर हुआ क्या है? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, जरूरत पड़ी तो दोबारा फोन करें। देखा साहब, मैंने कहा था ना कि अपने मामा के यहाँ ही गई है। अरे इन लोगों की तो उम्र हो गई है, इन्हें ना कुछ याद रहता है ना कुछ समझ में आता है। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। जैसे प्रिया आ जाए तो हमें खबर कीजिएगा। जी जी साहब, बिल्कुल। डार्लिंग, इस फैमिली पे नजर रखो, पता करना है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। सठिया गए हो तुम दोनों, एक वो कलमुई और ऊपर से आप दोनों। जान ही ले लो मेरी। लेकिन राजाराम, हमें तो ये भी पता नहीं कि प्रिया इस वक्त कहाँ है, किस हालत में है, और तुमों की। अच्छा हुआ चली गई, अब ज्यादा ढिढोरा मत पीटो। मैं तो कहता हूँ मरी गई होगी तो अच्छी बात है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह से पहले ही वो हादसा हो गया है, और अब पुलिस भी आ गई है घर में। लेकिन राजाराम, बाबा तुम्हें राहु दिया, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आले प्रिया, मेरी बच्ची, कैसी है तू? अच्छी हूँ। तू कहाँ गई थी बेटा? बबलू, कैसा है तू? प्रिया आजो बा। आ गई तू बेटा। बेटा कहाँ गई थी तू? कितने परेशान थे हम लोग। आजोबा, मैं ट्रैकिंग के लिए गई थी। ट्रैकिंग के लिए गई थी या गुल खिलाने? हाँ, कहाँ गई थी? कहाँ गई थी तू? बोल, कहाँ गई थी तू? आई, मैं सच में ट्रैकिंग के लिए ही गई थी। झूठ बोल रही है तू। पहले भी तूने कम गुल खिलाए थे। तेरी वजह से ही अपाहिज हुआ है। पैदा होते ही मर जाती ना तो अच्छा होता। तेरी वजह से पहली बार इस घर में पुलिस आई, कितनी बदनामी हुई हमारी, पता है तुझे? अब जा अपनी मनुष्य शक्ल लेके पुलिस स्टेशन और बताओ उन्हें कि तेरी इन करतूतों में हम शामिल नहीं हैं। अच्छा बेटा, तू बिना बताए गई थी ना, इसलिए तुझ पर सब नाराज है। बुरा मत मानना बेटा। प्रिया, ये तेरे हाथ पे क्या हो गया? कुछ नहीं आजोबा, वो ट्रैकिंग करते वक्त गिर गई थी। मैं पानी लेकर आती हूँ तेरे लिए। लीजिए, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। लीजिए ना, आप भी लीजिए। प्रिया आ गई। ये है हमारी बेटी प्रिया। प्रिया बेटे, नमस्ते करो। आपकी बेटी बहुत सुंदर है और हमें बहुत पसंद आई। हमारी तरफ से रिश्ते के लिए हाँ है। अरे वाह, फिर तो क्या बात है, शादी का मुहूर्त निकालते हैं जल्दी। ठीक है भाई साहब, जैसे आप कहें। दीपक जी, अगर आपको प्रिया से कुछ अकेले में बात करनी है तो आप कर सकते हैं। आजकल तो लड़के लड़कियां करती ही हैं। जी जरूर। अरे प्रिया बेटे, इन्हें अपना कमरा दिखाओ। जाइए दीपक जी, जाइए जाइए, देखिए देखिए। जाओ बेटे जाओ। ताई, आप आइए ना, मैं आपको घर दिखाती हूँ। आइए। राजा, तेरा दिमाग खराब हो गया? अपनी उम्र के आदमी के साथ तू प्रिया की शादी बना रहा है? अपना मुंह बंद रखो भाई, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। जितना जल्दी इसकी शादी हो जाए उतना जल्दी अच्छा है। मेहरबानी करके आप दोनों अपना मुंह बंद रखो। प्रिया,
तुम तो मुझे पहली नजर में ही भाग गई। अरे ये क्या कर रही, मेरा हाथ क्यों मार रही है? अरे हाथ तो जोड़ो। चुपचाप नीचे जाके बोल कि तुझे मुझसे शादी नहीं करनी, समझा? आप बोल दो, हाथ तो जोड़ो। हाथ मारो। हमें माफ कर दीजिए, हमें शादी नहीं करनी है आपकी बेटी से। नमस्ते। मैं उसे जान से मार दूंगा। पागल हो गया क्या? इस लड़की ने पागल कर दिया है मुझे। उस जैसे बेकार आदमी ने भी इसके साथ शादी करने से मना कर दिया। उसे उस बात का पता चल गया होगा। अरे तो मैं क्या करूं? जो कुछ भी हुआ है इस लड़की की वजह से हुआ है। जाके कहीं मर क्यों नहीं जाती, या फिर मेरी ही जान ले ले। मैं रेडी हूँ। प्रिया चाहती क्या थी? एक छोटे से शहर की मासूम सी दिखने वाली लड़की आखिर किस मंजिल की तरफ बढ़ रही थी? दुश्मनों ने जहां पुलिस ऑफिसर और उनकी फैमिली को मार गिराया था, प्रिया वहीं आसपास मौजूद थी। तो क्या प्रिया भी उन हत्यारों के गैंग का हिस्सा थी? एक तरफ जहां प्रिया दिन ब दिन रहस्यमयी होती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ नागपुर पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी उन आतंकियों की दहशत को खत्म करने की। ऑफिसर अविनाश ने खुद ये बीड़ा उठा रखा था और लगातार रेड्स करके वो सबका सफाया कर रहे थे। लेकिन इसी बीच उन्हें एक ऐसी खबर मिली जिससे वो खुद भी चौंक गए। खबर तो पक्की है ना आपकी? बिल्कुल पक्की खबर है साहब, ये यहाँ से ही आएंगे। और आगे जाके बैठ सकते हैं क्या? नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, हो सकता है वहाँ लोगों में जाने में देर पीछे होता है। सर, उड़ा दें या वार्निंग देनी है? वार्निंग की कोई जरूरत नहीं है। अलर्ट हो जाएंगे और होस्टेज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ध्यान रहे होस्टेज को नुकसान ना हो। उसे चेक कर। आ जाओ आ जाओ।
सरहद के पार दुश्मनों से लड़ते हुए कम से कम ये तो पता होता है कि दुश्मन कौन है, लेकिन जब लोग देश के अंदर ही आतंक फैला रहे हों तो दुश्मन को पहचानना मुश्किल हो जाता है। नागपुर पुलिस ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बड़ी हिम्मत दिखाते हुए 7 लोगों को मार गिराया और एक को जिंदा पकड़ने में कामयाब रही। प्रिया वापस आ गई थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गई थी, क्यों गई थी और उसके साथ क्या हुआ था। उसके आने से सिर्फ उसके दादा दादी खुश थे, उसके माता पिता तो उससे नफरत करते थे। पर ऐसा क्या हुआ था और वो कौन से हादसे की बात कर रहे थे जिसके बाद उन्हें प्रिया से इतनी नफरत हो गई थी? प्रिया! अरे राजू, जीतू, कैसे हो? एकदम बढ़िया। तू कैसी है? एकदम अच्छी हूँ। और कैसा रहा तेरा ट्रेकिंग ट्रिप? बहुत अच्छा था। अगली बार तुम दोनों को भी ले चलूंगी। चलेंगे ना? पता है, पुलिस स्टेशन से फोन आया था, वो लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। हाँ, वो आजी और आजोबा ने घबरा के रिपोर्ट लिखवा दी थी, पर अब सब ठीक है। मैं पुलिस स्टेशन होके आई हूँ। अरे यार, मुझे बहुत डर लग रहा था। अरे यार, इसमें डरने वाली क्या बात है यार? पुलिस वाले आके क्या तुझे डंडे मारेंगे? पागल है ये। बहुत डीट है सर, कुछ नहीं बोल रहा। तो फिर किस काम का ये? उड़ा दो इसे, 7 की जगह 8 डाल देना रिपोर्ट में। राइट सर। तो फिर जितना मालूम है बकना शुरू कर। सर, ये लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो इनके ट्रेनिंग कैंप में भी आते हैं। कौन है वो स्टूडेंट्स? नाम क्या उनके? नाम नहीं पता सर, पर उनमें एक लड़की भी है। और एक खास बात सर, उनका एक खास ड्रॉप पॉइंट है सर अमरावती शहर में, जहां उन तक इस काम के लिए पैसे और दूसरे मटेरियल पहुंचाए जाते हैं। मुझे सर बचा लीजिए, नहीं तो वो लोग छोड़ कर मार डालेंगे सर। आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, मुझे बचा लीजिए। पता करो। चल, पता बकना शुरू कर। सर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग कॉलेज स्टूडेंट्स को बहला फुसला करके अपने गिरोह में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन उग्रवादियों को रोकने के लिए सबसे पहले हमें इनके रिक्रूटमेंट्स को रोकना होगा। आप एक काम कीजिए, आप सारे मॉल्स में, कॉलेजेस में और कॉफी शॉप्स में कड़ी निगरानी रखिए। और एक बात, आपको मैं एक एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, आप उस एड्रेस पर 24/7 सर्वेलेंस रखिए। ठीक है सर। ये उन उग्रवादियों का सस्पेक्टेड ड्रॉप पॉइंट है और यहाँ पे कोई भी आए या जाए आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ऑलराइट? बताइए सर। अब एक लड़का यहाँ से ग्रे टी शर्ट और ब्लू जींस में निकला है। हाँ, उसके पास बैग भी है। उसका पीछा करो, उस पर नजर रखो, लेकिन पकड़ना मत। हमें इस मामले की जड़ तक पहुंचना है। जी जी सर। मैं खेलने जा रहा हूँ अब। अरे होमवर्क, अरे तो होमवर्क बाद में कर लूंगा। आई बहुत चिल्लाएगी। अरे मैं बाद में कर लूंगा होमवर्क। बहुत सियानी समझ कॉलेज में। पकड़ इसको। तेरी तो बता सकती। पकड़ इसको। तेरी तो बता सकती। पकड़ इसको। सर उस लड़के का नाम राजू है, फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, हिमाचल के रहने वाला है। हॉस्टल में जगह नहीं मिली इसलिए रूम लेके अकेले रह रहा है। पढ़ाई में एवरेज से बेहतर है, कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। कॉलेज में अटेंडेंस भी बहुत अच्छा है, सिवाय एडवांस फिजिक्स के क्लास के। ऐसा क्यों? सर उस क्लास का समय 2 से 4 होता है और वो उस समय अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर रहता है। कौन है ये 2 दोस्त? सर एक लड़का है और एक लड़की। उसके घर से हमें कुछ चीजें बरामद हुई हैं सर। जब तक मुंह नहीं खोलेगा तब तक पिटेगा। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया सर? सर मैंने कुछ भी नहीं किया है सर। ये क्या है?
ये तेरे बैग से मिला है? सर मुझे नहीं पता था सर बैग में ये सब है। वो तो सर कॉलेज में किसी ने मुझे अप्रोच किया था और उसने कहा था सर अगर ये बैग तुम अपने पास रखोगे तो 5,000 रुपये मिलेंगे सर। सर मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ सर। सर मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी सर, घर वाले भी पैसे नहीं भेज पा रहे थे पढ़ाई के लिए। राजू, या तो तू हमें बहुत बड़ा बेवकूफ़ समझता है या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। सीधा सीधा बता, तेरे कॉलेज से और कौन कौन शामिल है इसमें? सर कोई नहीं है सर। फिर ये प्रिया और जीतू कौन है? सर वो तो दोस्त है सर, क्लासमेट्स है। जीतू तो सर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और प्रिया पढ़ाई में अच्छी है तो सर नोट्स लेता हूँ सर। उनको नहीं पता था सर कि मैं बैग पहुँचाने के लिए पैसे ले रहा हूँ। सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। जब तक ये सच नहीं बोलता इसको उल्टा लटका के मारो। नहीं सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। तो राजू और जीतू तुम्हारे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं जानती उनके बारे में? नहीं सर, पर हुआ क्या है और मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए? कुछ नहीं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो गैर कानूनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। वैसे ये राजू और जीतू को तुम कब से जानते हो? साहब जब से कॉलेज में एडमिशन हुआ तब से जानता हूँ। प्रिया मेरी दोस्त है और राजू हिमाचल का रहने वाला है। वो यहाँ अकेला रहता है। मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं सच कह रहा हूँ। मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर इसके अलावा। फिलहाल जा सकती हो, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाओ। जी सर। 1 मिनट सर, आपको याद है इसी लड़के के दादा दादी ने मिक्सिंग कंप्लीट लिखवाई थी। ये जब घर वापस आई तो ये हाजिर लगाने को आई थी, तब आप नहीं थे सर। वैसे गई कहाँ थी तू? सर नागपुर के पास जंगलों में ट्रैकिंग के लिए गई थी सर। बहुत अच्छी जगह है सर, मैंने इन्हें फोटोग्राफ्स भी दिखाए थे। हाँ सर। ये देखिए। घर वालों को बिना बताए गई थी? मैं बता के ही गई थी। अरे ये तो वही जगह है ना, यहाँ का निरंजन ढाबा बहुत मशहूर है। वो मक्के की रोटी और काली दाल बहुत मशहूर है वहाँ की। खाना खाया था? हाँ सर, इतना दूर जाए और निरंजन ढाबे ना जाए ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं गई थी वहाँ। सर क्या मैं अब जा सकती हूँ? ठीक है। थैंक यू सर। इस पर नजर रखो। ये निरंजन ढाबा मैंने अभी क्रिएट किया है, ऐसा कोई ढाबा है नहीं। झूठ बोल रही है ये। कुछ याद आया किसके लिए काम करती हो? क्यों दिए जाते हैं ये पैसे तुम्हें और कौन देता है? बोलो! इसे लॉकअप में डालो। ना इससे कोई मिलेगा ना इससे कोई बात करेगा। कंप्लीट आइसोलेशन में रहनी चाहिए। सर उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। 48 घंटों से उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा। न खाती है, न पीती है, न रिएक्ट करती है। कुछ भी नहीं बोल रहे सर। ठीक है, मैं आ रहा हूं। क्यों कर रही हो ये सब? देखो प्रिया, मैं जानता हूं कि कोई बहकावा है, कोई मजबूरी है। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो कौन मिलने आया तुमसे। प्रिया, मेरी बच्ची की क्या हालत हो गई है ये? बेटा, ये क्यों हुआ सब? मेरी बच्ची। मेरे पापा हमेशा से एक लड़का चाहते थे सर, पर मैं पैदा हो गई। वो मुझे प्यार तो करते थे, पर दिल में हमेशा लड़के की ही ख्वाहिश थी। उसके बाद बबलू हुआ। बबलू और मुझ में 7 साल का फर्क है सर, पर बचपन में ही मैं उसकी माँ बन गई।
फिर एक हादसे में बबलू अपाहिज हो गया और सारा कसूर मेरे माँ बाप ने मुझ पे डाल दिया। पर वो लोग मुझसे नफरत करने लगे। मुझे कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इन हालातों में जब मैं कॉलेज गई तो वहां अनिरुद्ध मिला। उसने मुझे सहारा दिया, हिम्मत दी। धीरे धीरे वो मेरे कॉलेज जाने की वजह बन गया। कॉलेज तो क्या, वो मेरे जीने की वजह बन गया, क्योंकि उसने मुझे अपने लिए लड़ना सिखाया, ताकत दी। देखिए साहब, हमारी बच्ची मुजरिम नहीं है। हाँ, थोड़ा बहक जरूर गई थी। इसे माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए इसे। इसके बदले मुझे। अंकल जी, हमें भी पता है किन हालातों की वजह से इसके कदम बहके। मगर शायद आपको भी याद होगा कि इसके बहके हुए कदमों की वजह से कितने लोगों की जान गई, कितने पुलिस ऑफिसर मारे गए हमारे। देखो बेटा, तुम एक अच्छी लड़की हो। मैं नहीं चाहता कि तुम जेल जाओ। अगर तुम हमारी मदद करोगी तो ही मैं तुम्हें बचा सकता हूं। मुश्किल वक्त और हालात कई बार इंसान को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं। प्रिया के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। अपने साथ हुए बलात्कार और अपने परिवार के साथ साथ सारी दुनिया द्वारा अकेले छोड़ दिए जाने की वजह से उसने अपने हाथों में हथियार उठाया था, हिंसा को अपनाया था। लेकिन गलत कदम उठा लेना एक बात होती है और गलत रास्ते पर आगे बढ़ते जाना दूसरी। और अब देखना यह है कि क्या प्रिया इस बात को समझकर गलत रास्ते पर उठाए अपने कदमों को रोक पाएगी। क्या वो सही रास्ते पर लौटकर गुनाह और गुनहगारों से लड़ने में पुलिस की मदद करेगी, या उसका हिस्सा बनकर इस दलदल में और गहरी धंसती चली जाएगी। कोई नहीं, भाग गए सारे। चेक करो, सब चेक करो। कम ऑन, उधर जाओ। सर, AK-47 सर जमा करो यहाँ पे। और इस जगह को सील करो, ये सब लेके आओ बाहर। सर, ये तो बहुत बड़ी जीत है। You're right। पर एक अजीब सी बात नोट की तुमने? प्रिया के दिए हुए हर इंफॉर्मेशन से हमने जहां भी रेड लगाई वहां पे हथियार तो बरामद हुए, पर कोई पकड़ा नहीं गया। कोई है जो हमारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। इनफैक्ट एक रेड से पहले हमें इंफॉर्मेशन थी कि उस घर में लोग मौजूद थे, पर जब वहां रेड लगाई सिर्फ हथियार मिले। वो कौन है जो हमारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है? हेलो, कांग्रेचुलेशंस प्रिया, तुमने जो पता दिया था वहाँ पे हमारी पुलिस टीम ने रेड डाली और बहुत सारे हथियार बरामद किए। हालांकि कोई पकड़ा नहीं गया, फिर भी तुम उन लोगों के टच में रहो और हमें खबर देती रहो। ओके सर। अंकल, ये 10 बूंदी के लड्डू दे दीजिए। उस पुलिस ऑफिसर को अब मुझ पे पूरा भरोसा हो गया है। हेलो। पुलिस को लग रहा था कि प्रिया अब उनके साथ है। वो उसका इस्तेमाल करके उग्रवादियों के नेटवर्क को तोड़ने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन हकीकत उनकी उम्मीद से ठीक उलट थी। असल में ये प्रिया और उन उग्रवादियों की साजिश थी, उस बहादुर स्पेशल टास्क फोर्स के ऑफिसर एसीपी अविनाश को खत्म करने की, जो उनके गलत मकसद और नापाक मंसूबों के बीच में सबसे बड़ा कांटा बना हुआ था। ये जाल था उसे फंसाने के लिए, उसे खत्म करने के लिए। अब देखना यह था कि क्या वक्त रहते पुलिस या एसीपी अविनाश को इस हकीकत का पता चल पाएगा। क्या एसीपी अविनाश अपने आप को बचा पाएंगे? हाँ प्रिया। सर, करंजी हाईवे पे आज एक स्मगलिंग होने वाली है, रेड कार में कैश और वेपन्स की। क्या?
अभी मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगले 1 घंटे में होने वाला है और आपको वहाँ फौरन पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, कीप मी इन्फॉर्म्ड, ओके? ओके सर। ऑलराइट। मुझे फौरन निकलना पड़ेगा। पापा आज तो मेरी पेरेंट्स मीटिंग है ना, प्लीज पापा चलो ना। बेटा आई एम सॉरी, मुझे काम पे जाना है ना। टेक केयर ऑफ हर। देशपांडे, प्रिया के इंफॉर्मेशन के मुताबिक करंजे रोड पे किसी लाल गाड़ी में वेपन्स की तस्करी होने वाली है। जल्दी से पता करो कि इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं और मुझे बड़ी नाका पे मिलो, ठीक है? ठीक। सर, खबरी का फोन था, बता रहा था कि प्रिया ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी बिल्कुल करेक्ट है। सब जैकेट पहन लो, मुझे भी दो। ठीक है सर, जैकेट निकालो। बेटी ये क्या? रुक जा। सर, लगता है ये वही वैन है। पाटिल, नैयर, तुम लोग जाके वैन को चेक करो, बाकी सब पोजीशन लो। बेटा बबलू, तुम्हारे माँ बाप को क्या इसी ने मारा? देखिए, ये दोनों खून प्रिया ने किए। क्या? उसने ऐसा क्यों किया होगा? साहब, बात यह है कि कुछ समय पहले कुछ गुंडों ने प्रिया के साथ रेप किया था। तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई? राजाराम नहीं चाहता था। राजाराम को लगता था कि बबलू की हालत प्रिया की वजह से हो गई है, इसलिए वो उससे बहुत नफरत करता था। कहता था कि वो तू मर जाएगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। राजाराम हमेशा हॉस्पिटल में सिर्फ बबलू से मिलने जाता था, प्रिया से कभी नहीं मिलता था। इस बात का गुस्सा प्रिया के मन में बहुत दिल से पल रहा था, इसलिए उसने राजाराम मतलब एसीपी साहब, हेलो सर, प्रिया अपने माँ बाप को मार के यहाँ से भाग गई। क्या? और आपको गलत इन्फॉर्मेशन देके वहाँ भेजने का प्लान भी उसी का है। ओह माय गॉड, उसे अरेस्ट करो। सर। पाटिल, इट्स अ ट्रैप। वापस आ जल्दी। सर, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है, बस एक चीज़ छोड़ के। मैंने अपने माँ बाप को मार डाला। क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हारी पर्सनल रंजिश हम सबके मिशन से बढ़कर हो गई है। क्या यही सिखाया था मैंने तुम्हें ट्रेनिंग में? अरे हम सब एक मिशन लेके चल रहे हैं और तुमने
तुमने उन्हें मारकर हम सब के लिए खतरा पैदा कर दिया है। आई एम सॉरी सर, पर मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए नागपुर चले जाओ, मैं वहाँ खबर कर देता हूँ। तुम्हें कुछ दिन वहाँ के जंगल के कैंप में रहना होगा। ओके सर। देशपांडे, कवर फायर। सर, कवर कर। मुंह खोलो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। सही कहा आपने, आपके पास टाइम बहुत कम है, और सच तो यह है कि आपके पास टाइम है ही नहीं। आपको क्या लगा था मैं आप लोगों के लिए काम करती हूँ? कहां थे आप लोग? कहां थे आप लोग जब मेरे ऊपर जबरदस्ती हो रही थी? कहां थे आप लोग जब मेरा रेप करने वाले खुलेआम घूम रहे थे? उस वक्त मुझे जिसने सहारा दिया, मैं उनके लिए काम करती हूँ। हमें अच्छी तरह पता था कि आप लोग मुझ पे यकीन नहीं करेंगे, इसलिए हमने झूठी खबर आपके खबरियों तक पहुंचाई कि हमला होने वाला है। हमला तो होने वाला है, पर तुम्हारे लोगों पर। देशपांडे, कोई दिख रहा है क्या? नहीं सर, कोई नहीं दिख रहा। देशपांडे, सामने से सिविलियंस की बस आ रही है। इनके हाथ लग गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तू जाके रोक। लेकिन सर, कवर से बाहर निकले तो ये हम पर गोलियां चला देंगे। अरे मैं कवर फायर करता हूँ, तू जा। सर, जान की परवाह तो हम लोग भी नहीं करते। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम लोग अपनी जान की बाजी लगाकर सिर्फ दहशत फैलाते हो। जो पुलिस तुम लोगों को बुरे लोगों से बचाती है, उनको मारने चली हो। इतनी कट्टरपंथी आती कहां से तुम लोगों में? पुलिस वालों को मारना चाहती हो ना तुम? अब मरेंगे, लेकिन तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और ये सब करके तुमने हासिल क्या किया? अपने अपाहिज भाई को अनाथ कर दिया, अपने लाचार दादा दादी को इस उम्र में अकेला छोड़ दिया। ये हासिल किया तुमने। इसको मारते रहो जब तक ये ना बताए कि इसका सरगना कौन है, और अगर जरूरत पड़े तो इसके दादा दादी को अंदर डाल के उनकी भी खातिरदारी करो। उस बस को रोक और उसके अंदर घुस जा।
प्रिंसिपल साहब, कॉलेज में बैठने के दिन बीत चुके हैं, जेल जाने का वक्त आ चुका है। मगर इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्या किया? क्या तूने इन मासूम स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया? उनको सही शिक्षा देने की बजाय उनका भविष्य बर्बाद किया। तेरी वजह से न जाने कितने बेकसूर लोग मारे गए। अगर तू इन मासूम बच्चों को सही शिक्षा देता और ये आतंक का खेल ना खिलवाता तो हमारे न जाने कितने बहादुर अफसरों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। सब कुछ प्रिया ने बता दिया। चल ले चलो। वो लोग जिनकी ना तो कोई आइडियोलॉजी है और ना ही आतंक फैलाने की वजह, वो हमारे घरों की तरफ देखते हैं कि क्या कोई ऐसा है जिसे वो बहका सके, और फिर किसी एसीपी अविनाश जैसे पुलिस ऑफिसर को अपनी जान पर खेलना पड़ता है। अगर प्रिया को उसका हक मिला होता, उसे उसके हिस्से का प्यार मिला होता, तो क्या वो कभी ऐसा कदम उठाती? हम आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन क्या हम अपनी सोच में आज़ादी ला पाए हैं? देश के बाहरी दुश्मनों से आज़ादी की 70वीं सालगिरह हम मना रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी बनाई हुई बेड़ियों से हमें कब आज़ादी मिलेगी? और जिस दिन हम वो आज़ादी पालेंगे, उस दिन हम कह पाएंगे कि हमने पूर्ण स्वराज पा लिया है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे जांबाज ऑफिसर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने आतंकवादियों को अपनी हिम्मत और कारनामे से सिर्फ आतंकित ही नहीं किया, बल्कि सभी आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। सुपर कॉप की इस सुपर स्टोरी को आपको सुनाने में आज फिर मेरा साथ दे रहे हैं फिल्म जगत के जाने माने कलाकार रणवीर सिंह। कहते हैं समय अपना हीरो खुद चुनता है। सुपर कॉप मृत्युंजय सिंह को भी एक बेहद ही मुश्किल वक्त ने अपना हीरो चुना। इस ऑफिसर की वीरता और देश प्रेम बाजीराव पेशवा की याद दिलाता है, जो अपनी जिंदगी देश के लिए न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहे। कुछ लोग जो मुंबई की धड़कनों को रोकना चाहते थे, इस ऑफिसर ने उनकी सांसों को ही तोड़ दिया। मुंबई स्पेशल स्क्वाड में कार्यरत मृत्युंजय सिंह आज हम सब के लिए एक मिसाल है। अभी हमें पता चला है कि मुंबई के एक अंधेरी मार्केट इलाके में एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें करीब 85 लोगों की जान जाने की खबर है। ये आंकड़ा आने वाले कुछ घंटों में बढ़ भी सकता है। ये धमाका किस वजह से हुआ है या किसने किया, इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। आकाश जी, अब तक की रिसर्च ब्लास्ट में हेवी आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया है। हमारी इंटेलिजेंस टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रिसेंटली किसने और कहां इतने सारे आरडीएक्स का सौदा किया था। हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी हम लोग टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हो ना हो ये काम किसी बड़े आतंकवादी संगठन का है और हमारे इंटेलिजेंस टीम के हिसाब से ये तो सिर्फ एक सैंपल था। शायद इनका मिशन कुछ और बड़ा करने का है। थैंक यू फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन मिस्टर गौरवंश। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस मामले की जड़ तक पहुंचे। इस केस में मैं मुंबई क्राइम ब्रांच का सबसे बेस्ट ऑफिसर लगाऊंगा। लेकिन अगर एक हफ्ते के अंदर ये केस सॉल्व नहीं होता
तो हमें यह केस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के एक स्पेशल टीम को देना होगा। वैसे आपके इस ऑफिसर का नाम क्या है जिस पर आपको इतना भरोसा है? भरोसे से भी 2 कदम आगे होता है यकीन, और मुझे पूरा यकीन है कि मृत्युंजय सिंह ही इस केस को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट ऑफिसर है। आकाश जी, आपके ऑफिसर इस वक्त कहाँ होंगे? अबे दिमाग का भाषा वाली मत कर, साले नींद में तो नहीं देख लिया उसको? क्या हुआ रे? मन्या का फोन था, बोल रहा है मृत्युंजय यहाँ पे आ रहा है। अबे तो इतना रिस्क क्यों ले रहा है? चल फटाफट निकलते इधर से। रोक मत, भगा डाल, साला खुद ही हट जाएगा। सर, आपने इतना रिस्क क्यों लिया? इनका क्या है? इनको तो हम पीछा करके भी पकड़ लेते हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो? मौत की आंखों में खौफ निकाल कर देखो तो मौत भी अपना रास्ता मोड़ लेती है खान। वैसे भी जिंदगी उसी दिन से शुरू होती है जिस दिन दिल से डर खत्म हो जाए। सर, सर, यस मृत्युंजय, कम इन, सिट। मृत्युंजय, इस धमाके की जांच हमें बड़ी तेजी से करनी होगी। जो लोग मरे उन्हें हम वापस तो नहीं ला सकते, पर उन आतंकवादियों को पकड़कर मरने वालों के घर वालों के साथ इंसाफ जरूर कर सकते हैं। और एक बात, अगर 1 हफ्ते में हमने ये केस सॉल्व नहीं किया तो फिर ये केस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के एक स्पेशल टीम को दे दिया जाएगा। लोग यही सोचेंगे कि मुंबई पुलिस केस सॉल्व नहीं कर पाई, और हमारी इंटेलिजेंस टीम के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इन आतंकवादियों का मिशन कुछ बड़ा करने का है। ये केस हम ही सॉल्व करेंगे, ये लोग हमसे बच नहीं पाएंगे। जो कुछ हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन मौत के इन सौदागरों को उनके अगले सौदे में मैं खौफ का आईना जरूर दिखा दूंगा। पाटिल, शिंदे, खान, इस बॉम्ब ब्लास्ट केस को अब हमें सॉल्व करना है, और इस काम में तुम लोग मेरे साथ रहोगे। सर। पाटिल, 1 हफ्ता है हमारे पास। 1 हफ्ते में इस केस को खोद के इसकी जड़ तक पहुंचना है। मुझे उनके सिंडिकेट की हर खबर चाहिए। सर। खान, अपने सारे खबरों को काम पे लगा दो। मूव। सर। भैया सेब कैसे दिए? 150 किलो मैडम। 150 रुपए किलो? सब जगह 100 रुपए किलो है, लगाइए 100 रुपए और 1 किलो दे दीजिए। 120 से कम नहीं होगा मैडम। भैया मैं हमेशा आपके पास से लेती हूँ, लगाइए। नहीं मैम, 120 से कम नहीं होगा, लेना तो नहीं तो आप जाओ। लेना ही नहीं है, चलो। अक्षय, 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 कितनी बार कहा है हाथ छोड़कर नहीं जाना है। और ये आइसक्रीम, क्या आइसक्रीम किसने दी तुम्हें? कौन थे? पापा के कोई दोस्त थे? कोई पुलिस वाले अंकल थे? नहीं, वो अंकल से तो फर्स्ट टाइम मिला। अक्षय, आइंदा से कोई कुछ भी देगा नहीं लोगे, समझे? अब चलो घर। हमारे सूत्रों से मालूम चला है कि परसों के दिन अंधेरी मार्केट में हुए बॉम्ब ब्लास्ट का केस मुंबई क्राइम ब्रांच ऑफिसर मृत्युंजय सिंह को सौंप दिया गया है। मृत्युंजय सिंह अपराधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम है। मम्मी, जल्दी चलो, टीवी में पापा का फोटो दिखा रहा है, चलो जल्दी। अब तक उन्होंने 50 से भी ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। मम्मी, पापा भी सलमान खान की तरह सबको मारेंगे? वो कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। अब सभी की निगाह क्राइम ब्रांच ऑफिसर मृत्युंजय सिंह पर टिकी हुई है। देवांशी, हमारे पापा हीरो है, हीरो। मम्मी, मुझे भी सब यही पूछते हैं, क्या पापा सच्ची में सुपरमैन है? नहीं, पापा को कभी उड़ते हुए देखा है? तो फिर फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो? अब जल्दी से टीवी बंद करो और अपना होमवर्क कंप्लीट करो। मम्मी, कल तो संडे है। बम धमाके में 100 से ज्यादा लोग मारे गए।
इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद तो बच्चे लोग को बाहर भेजने को भी डर लगता है। हाँ, सेफ्टी नाम की कोई चीज ही नहीं। क्या मालूम क्या होगा इस देश का। ये लो तुम दोनों के लिए। पापा कल स्केटिंग भी चाहिए। अच्छा, दोनों को एक साथ चाहिए। प्लानिंग मिल जाएगी। आपके अलावा डिपार्टमेंट में और कोई नहीं है क्या? टीवी में आने का इतना ही शौक था तो हीरो बन जाते। आज अक्षय के साथ कुछ भी हो सकता था। क्या हुआ अक्षय को? आज अक्षय को किसी ने 2 मिनट के लिए मेरे नज़रों से दूर कर दिया था। उसे खाने के लिए आइसक्रीम दी। एंड आई एम श्योर आपका कोई दोस्त तो था नहीं। अगर होता तो मुझसे ज़रूर मिलता। हेलो। बच्चा बहुत प्यारा है आपका। हमसे बोला कि उसको आइसक्रीम पसंद है, तो हमने उसे वही वाला दिलाया। अब देखिए ना, आपके परिवार के बारे में कितना सोचते हैं, और एक आप हैं कुछ नहीं सोचते हमारे बारे में। क्या रे भाव पंडित, वैसे अच्छा लगा सुन के कि तूने गलत धंधे बंद कर दिए और बेबी सिटिंग चालू कर दिया है। चल अब जरा स्टाइल मत मार। तेरी पूरी जन्म कुंडली है मेरे दिमाग में। तेरे पंडित ने तुझे बताया नहीं, तेरी कुंडली में एक दोष है। सर्प दोष नहीं रे, मृत्युंजय दोष। कौन है? कुछ नहीं, तू जाके चाय बना। अबे तुझे नहीं, बीवी को बोल रहा हूँ। अब कान खोल के सुन। दोबारा मेरे बच्चे के आसपास तो क्या 10 किलोमीटर के रेडियस में भी दिखा ना, तो फिर दोबारा तो किसी को दिखेगा ही नहीं। अखबार पढ़ता होगा ना, मालूम है ना अभी रिसेंटली हाफ सेंचुरी पूरी की है। अब एक नसीहत दूं फ्री में, पुणे से बाहर मत निकलना, और खासकर मुंबई में तो दोबारा दिखना ही मत, वरना 51वां नंबर। समझ गया ना? पापा मुझे फोन दो ना, कब से बात कर रहे हो? मुझे गेम खेलना है। चलो फोन रख, बच्चे को गेम खेलना है। चलो अब सो जाओ। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। रीमा टेंशन मत लो, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। चंदे। हाँ सर। आज तेरा दिन कैसा है? दिन तो बहुत अच्छा है सर। चलो फिर गन लोड करो, देखते हैं आज तो कितना लकी है। सर खान, ट्रेन कितने बजे की है? सर ट्रेन 6:30 बजे आती है।
साहब टोकना नहीं साहब, मैं बताता हूँ। ये RDX में हाफिज मिर्जा को देना था साहब। वानखेड़े स्टेडियम साहब 9:30 बजे रात को। रुक, रुक। देखो गया, गाड़ी की तलाशी लो। पूरा घर चेक करो। यहाँ एक आदमी रहता है राजेश नाम का, उसके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं साहब, जानते तो नहीं है कुछ, लेकिन आप थोड़ी देर पहले बाहर जाते हुए देखा था उसे। इस घर पर नजर रखना, 24 घंटे कांस्टेबल यहाँ चाहिए मुझे। हमारी मुंबई पुलिस की टीम को इस बात की जानकारी मिली कि बोरीवली स्टेशन पर कुछ 2 लोग RDX सप्लाई करने जा रहे थे। हमारी टीम ने बड़ी मुश्किल से इन दोनों आतंकवादियों को पकड़ा, जिनसे ये पता चला कि ये RDX खूंखार आतंकवादी हफीज मिर्जा को पहुंचाया जा रहा था। हफीज मिर्जा वही आतंकवादी था जिसकी हमें काफी वक्त से तलाश थी। पुलिस के साथ मुठभेड़ में हफीज की मौत हो गई। आगे की जानकारी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू। हम अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी मुंबई के DCP आकाश महाडिक ने ये खुलासा किया है कि एक बार फिर मुंबई आतंकवादियों के निशाने पर था, जिसे मुंबई पुलिस ने नाकाम कर दिया है। इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे क्राइम ब्रांच ऑफिसर मृत्युंजय सिंह। अक्षय, देवांशी, आओ मैं तुम्हारा होमवर्क करवा देता हूँ। बात को पछाने की जरूरत नहीं है सिंह साहब। नाइस वर्क, आई लाइक इट। मुंबई पुलिस के सबसे चर्चित पुलिस ऑफिसर मृत्युंजय सिंह ने एक बड़े आतंकी साजिश को नाकाम किया है और इसी के साथ उन्होंने ये साबित कर दिया है कि जब तक मुंबई शहर में मृत्युंजय सिंह जैसे ऑफिसर्स हैं, तब तक मुंबई रुकेगी नहीं। इस बहादुरी के लिए उन्हें स्वयं राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। मृत्युंजय और उनके चाहने वालों के लिए ये एक बड़ा मौका है। ये दूसरा मौका था जब मृत्युंजय सिंह को उनकी वीरता और पराक्रम के लिए राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया गया था। जैसे बाजीराव पेशवा ने कुछ ही समय में करीब आधे भारतवर्ष पर अपना परचम लहरा दिया था, ठीक वैसे ही मृत्युंजय सिंह को भी भारत के कोने कोने से वाहवाही मिल रही थी। अपनी पूरी सर्विस में उनको कई पुलिस मेडल और सम्मान मिल चुके थे। वो अपने साथियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को उन पर नाज था। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी थी, क्योंकि खतरा अब तक टला नहीं था और जो सुराग राजेश नाम के आदमी के फ्लैट से मिले थे, वो किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे राजेश को पहले ही अंदेशा हो गया था कि पुलिस उसके ठिकाने तक पहुंचने वाली है और उसने ये फ्लैट अफरा तफरी में खाली किया है।
मृत्युंजय को तलाश थी अब एक ऐसे सुराग की जो उन्हें राजेश तक पहुंचा सके। लेकिन क्या इस राजेश तक पहुंचना आसान था? क्या राजेश पुलिस की गिरफ्त में आ पाएगा? क्या मृत्युंजय सिंह को वो सुराग मिल पाएगा जिसकी उन्हें तलाश थी? सर। हेलो गौरवांश। मृत्युंजय, आपकी बहादुरी के काफी किस्से सुने हमने, आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स सर। आपने बोला तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं? हाँ मृत्युंजय, बैठो। इस फोटो को गौर से देखिए, यह है आजाद हिंदुस्तान का कमांडर बिलाल। अहमदाबाद वाले केस में भी यही मास्टरमाइंड था जिसने पूरे प्लानिंग को अंजाम दिया था। इनफैक्ट इंटरपोल ने भी इसे टॉप 50 टेररिस्ट के लिस्ट में इंक्लूड किया है और इस बार हमें पता चला है कि यह मुंबई में कुछ बड़ा करने वाला है। हमारे इंटेलिजेंस टीम के साइबर सिक्योरिटी सेल ने कुछ कॉल्स और मैसेजेस ट्रेस किए हैं। इन्हीं मैसेजेस को डिकोड करने के बाद हमें पता चला है कि मुंबई ही उसका अगला टारगेट है और जितने भी कॉल्स, मैसेजेस और ईमेल्स हमने ट्रेस किए हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान, दुबई और सऊदी से किए गए थे। अमर? जी अंकल, आपसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। चलो मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। ये घर है और हमेशा इसे साफ सुथरा रखना। जी अंकल, घर तो मुझे पसंद है। अंकल, कभी कभी कुछ दोस्त मेरे यहाँ पढ़ाई के लिए आएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बट वो दोस्त कोई लड़की तो नहीं है? नहीं अंकल, लड़की का चक्कर नहीं है। तो फिर ठीक है, लाओ सारे पेपर मुझे दे दो, मैं जुरास करा कर तुमको दे दूंगा। अहमदाबाद मिशन पूरा हुआ और अब बारी बंबई की। बिलाल उर्फ राजेश जैसे आतंकवादी बड़ी ही होशियारी के साथ अपने ठिकाने का चुनाव करते हैं। वो हमेशा ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां उनको आसानी से रहने की जगह मिल जाए और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। इस बार भी उसको रहने की जगह बड़ी आसानी से मिल गई क्योंकि उसके मकान मालिक ने खास पूछताछ नहीं की और उस पर यकीन कर लिया। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि हम अनजाने में इन आतंकवादियों के मकसद कामयाब बनाने में भागीदार बन जाते हैं। लेकिन अगर उस दिन उसके मकान मालिक ने उसकी ठीक से पूछताछ की होती तो शायद बिलाल को रहने की जगह नहीं मिलती। साहब, बहुत मोटा पैसा इधर से उधर हो रहा है, वालिद कर रहा है। पक्की खबर है? एकदम पक्की सब। और वालिद, एक चाय तो पिला यार। अरे क्या हो गया? चाय तो हमारे थाने की सरकती है। दोस्त, एक कटिंग और देना इसे। क्या रे वालिद, साला इतना माल छाप रहा और 6 रुपए की चाय पी रहा टपरी में। एक किधर साहब, इधर 6 रुपए के भी बांधे। अच्छा, देख मैं क्या लेके आऊं तेरे लिए। सुन। हाँ, माल इधर से इधर हो जाएगा, टेंशन नहीं है। अपना कमीशन 2% मिलेगा ना। देख भाई, बाद में मच नहीं मांगता है। हाँ मालूम है, हवाला का पैसा है, कड़क नोट मिलेगा। अरे पर पूछना तो बनता है ना। सब माफ कर दो साहब, सब ठोकना मत साहब। अरे नहीं रे, तुझे क्यों ठोकूंगा, तू दोस्त है अपना। सुन, अब बिना छू चुकी है मुझे ये बता, इतना पैसा इधर से उधर ट्रांसफर किसके लिए किया? कोई ब्लास्ट का चक्कर है क्या? ब्लास्ट? अरे नहीं साहब, ऐसा होता तो मैं इसमें हाथ भी नहीं डालता। अभी सीधा ज्वेलरी का बिजनेस है, पैसा इधर का उधर शिफ्ट करना था। ब्लास्ट का कुछ नहीं इसमें।
सामान 7 किलो है। इतना काफ़ी होगा पूरी बम्बई को हिलाने के लिए। आओ तुम लोग अभी ग्रैंड रोड मार्केट जाओ और बाकी के सामान का जल्दी से जल्दी बंदोबस्त करो। जाओ। सर मैंने वालिद नाम के एक आदमी को पकड़ा जो हवाला का बहुत बड़ा अमाउंट इधर से उधर कर रहा था, लेकिन वो पैसा किसी ज्वेलरी कंपनी का निकला। उनका कोई टेररिस्ट कनेक्शन नहीं है। मृत्युंजय, इस मेल को इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने ट्रेस किया है। इस मेल में मुंबई की धड़कन को रोकने की बात की गई है। जरूर प्लानिंग बहुत बड़ी है इस बार। सर मैं बहुत जल्द इन लोगों तक पहुंच जाऊंगा। ये लोग जो भी प्लान कर रहे हैं मैं इन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। खेल भले ही इनका हो, जीत हमारी होगी। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या आप अभी घर आ सकते हैं? क्या हो रही माँ? अक्षय की तबीयत बहुत खराब है, फीवर उतर ही नहीं रहा है, उल्टी पे उल्टी कर रहा है। मृत्युंजय, क्या आपके पास थोड़ा वक्त होगा अपने बेटे के लिए? मैं सब कुछ अकेले नहीं कर पाऊंगी। डॉक्टर, कैसा अक्षय? आपके बेटे को अभी के अभी एडमिट करना पड़ेगा, वो बहुत ही सीरियस है। अब उसे यहाँ पहले क्यों नहीं लाया? हेलो, हाँ ठीक है। रीमा, वहां लाखों लोगों के बच्चों की जान खतरे में है। मेरा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कुछ दिन पहले जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे वैसे हालात फिर से पैदा हो जाएंगे। मुझे अक्षय की चिंता है, पर मुझे और भी अक्षय और देवांशी की जान को बचाना है। मैं समझती हूँ, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं यहाँ अक्षय का ध्यान रखती हूँ। मृत्युंजय सिंह जैसे ऑफिसर अपनी जिंदगी में समझौता नहीं करते। बाजीराव की ही तरह मृत्युंजय भी अपने कर्म को सबसे ज्यादा अहमियत देते थे। उनके बेटे की हालत नाजुक थी, लेकिन फिर भी उनके और उनके परिवार के लिए उनकी ड्यूटी और उनका फर्ज सबसे पहला था। एक तरफ बिलाल अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए तैयारियां शुरू कर चुका था। बिलाल वो सारी जगहें तय कर चुका था जहां वो बॉम्ब रखने की साजिश कर रहा था, और दूसरी तरफ मृत्युंजय सिंह के पास बहुत कम समय बचा था, और इस हमले को रोकने के लिए उन्होंने तुरंत अपने खबरियों के नेटवर्क को एक्टिवेट किया। बोल राजू, क्या खबर? सलाम साहब, गोरेगांव में कुछ ठीक नहीं लग रहा साहब। क्या हुआ गोरेगांव में? एसपी रोड पे जीवन नगर में कुछ दिन से कुछ लड़के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लाते हैं बैग भर भर के साहब। पता क्या मैंने उधर पता चला कि ई के कॉलेज के स्टूडेंट बन के रह रहे हैं। कॉलेज के पंटर लोगों ने बताया कि ये लोग तो कभी कॉलेज के आसपास भी नहीं दिखे।
जीवन नगर एसपी रोड गोरेगांव में कुछ गड़बड़ है। वहाँ कुछ दिनों से कुछ लड़के रह रहे हैं जो अपने आप को कॉलेज के स्टूडेंट्स बताते हैं। मैंने पता किया है, उनका कॉलेज में एडमिशन है ही नहीं। तुम लोग वहाँ जाओ और किसी बहाने से ये पता करने की कोशिश करो कि मामला क्या है। सर हाँ बोलो रीमा। डॉक्टर ने बोला है कि अक्षय को डेंगू है, काफ़ी सीरियस है, आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। ठीक है, मैं अभी हॉस्पिटल आता हूँ। भाई बहुत जोर की भूख लगी है, बिरयानी मंगा ले क्या? मटन बिरयानी मंगा ले और साथ में तंदूरी चिकन भी और 2 विस्की की बोतल। जा। ठीक है। तू देख, बाकी सब लोग अंदर, जल्दी। हेलो सर, मैं एयरवेज मोबाइल कंपनी की तरफ से आया हूँ। आपके लिए पोस्टपेड में एक बढ़िया ऑफर है। 800 रुपये में अनलिमिटेड कॉलिंग और 3G डेटा फ्री है सर। शुक्रिया, हमको ज़रूरत नहीं है सर। 500 SMS भी फ्री हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके सर। थोड़ा सा पी। पापा मुझे जूस पीने का मन नहीं है। कम ऑन बी ब्रेव बॉय, जूस नहीं पियोगे तो ताकत कैसे आएगी? ठीक कैसे होगे? लो थोड़ा सा पी लो। एक मिनट। हाँ बोल। ठीक है अक्षय, पापा अभी गए अभी आए। देवांशी भैया को जूस पिला देना। पिएगा ना जूस? सर हमने पूरे जीवन नगर को छान मारा, वहाँ पर सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक घर में एक लड़का मिला जिसने दरवाज़ा खोला। दिखने में एकदम सीधा साधा, लेकिन उस घर के अंदर काफ़ी सारा खाना पड़ा था जिसे देखकर लग रहा था कि काफ़ी लोगों ने आधा खाकर छोड़ दिया है। पड़ोसियों से कुछ पता चला? पड़ोसियों को ज़्यादा कुछ पता नहीं, ये लोग अभी वहाँ नए आए हैं। मृत्युंजय सर, गुजरात पुलिस ने अभी अभी एक आतंकवादी को जामनगर से पकड़ा है। ये अब तक के हुए अहमदाबाद ब्लास्ट और मुंबई ब्लास्ट में शामिल रहा है। इंटेलिजेंस वाले अहमदाबाद केस के दौरान यूज़ किए गए फ़ोन नंबर्स की जांच कर रहे थे। उनके हाथ 5 नंबर्स लगे, जिनमें से एक गोरेगांव एरिया में एक्टिव था। मैं कल पूरी तैयारी के साथ वहाँ रेड करता हूँ। सर कल का रेट कैंसिल करें? आप कब से ऐसा सोचने लगे? यहाँ हॉस्पिटल में आपके बेटे को बचाने के लिए डॉक्टर्स हैं, मैं हूँ उसके पास, लेकिन देश के हजारों बेटों को बचाने के लिए कल कौन होगा वहाँ? ड्यूटी के फर्स्ट डे आपने शपथ ली थी कि आपके लिए देश सबसे पहले होगा, देश के लोग सबसे पहले होंगे, देश की सुरक्षा सबसे पहले होगी। खान, पाटिल, शिंदे, ये वो घर है जहाँ तक हमें पहुँचना है। हमारी दूसरी टीम इस घर को पीछे से कवर करेगी। शिंदे, पाटिल, तुम दोनों लेफ्ट साइड कवर करो। मैं पहले दरवाजे तक पहुँच के उन्हें एक बार सरेंडर करने का मौका दूंगा। मेक श्योर इस घर का हर एग्जिट पॉइंट और विंडो पर हमारा टारगेट शार्प हो। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले लोकलाइट्स को वहाँ से निकालना है। खान, तुम मेरे साथ रहोगे। सर वी डोंट हैव टू मिस इट गाइस। लेट्स गो। आज हमारा मिशन पूरा होते ही हम लोग अलग अलग रास्ते निकल जाएंगे। सबके टिकट्स अलग अलग ट्रेन की है, ये लो आपस में बांट लो। धमाके के कुछ दिन बाद हम चुप बैठेंगे और फिर एक नए धमाके की प्लानिंग। ये प्लानिंग कब होगी मैं तुम लोगों को इत्तला कर दूंगा। और ये लो कुछ पैसे। आज शाम लोखंड वाला मार्केट, अंधेरे स्टेशन, दादर, CST और होटल लाइमलाइट, इन सारी जगहों पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा होगी। हमारे लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता अपने मंसूबों को कामयाब बनाने का। आसपास से सारी पब्लिक को हटाओ। मूव।
हाँ जाइए आइए, चल चल चल। पुलिस है। अरे छोड़िए इसे, मूव, चलिए अपने घर पे जाइए। चलिए चलिए फटाफट जाइए, फटाफट। पाटिल, शिंदे, तुम दोनों ये एरिया कवर करो। सर तुम तीनों पीछे जाओ, बी अलर्ट। खान सर। कुछ भी करने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं, पुलिस ने पूरे एरिया को घेर लिया है। यहां से बच निकलने का कोई चांस नहीं है। हम लोग खून खराबा नहीं चाहते, बेहतर होगा बारी बारी से बाहर आ जाओ। फायर कोई नहीं करेगा जब तक मैं ना बोलूं। आराम से आराम से। रीमा, अक्षय के साथ। अक्षय ठीक है, लेकिन ये आपको क्या हो गया? ये तो एक आधी गोली, इससे मेरा क्या होगा? मुझे अक्षय के पास लेके चलो अभी, मुझे उससे मिलना। देखिए आपकी हालत नाजुक है। नहीं डॉक्टर, मेरा अक्षय से मिलना बहुत जरूरी है। उसकी हालत ठीक नहीं है। मैं उसका हीरो हूँ, मैं उसका सुपरमैन हूँ। मुझे देख के उसे ताकत मिलती। आज अगर वो रिकवर नहीं हुआ तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। प्लीज प्लीज लेट मी मीट हिम वंस, प्लीज। आराम से। जल्दी से आईसीयू में लेके चलिए।
आई एम सॉरी। हमें ये बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मुंबई पुलिस और हमारे देश को आज एक बड़ा झटका लगा है। हमारे बीच एक ऐसा जाबाज ऑफिसर नहीं रहा जिसकी जाबाजी एक मिसाल थी। शहीद मृत्युंजय सिंह ने मुंबई और मुंबई के लोगों को तो एक खौफनाक सीरियल ब्लास्ट से बचा लिया, पर इस दौरान शूटआउट में फंसे 2 बच्चों को बचाते हुए उन्हें आतंकवादियों से कुछ गोलियां लग गईं, जिसकी वजह से आज शाम वो वीर गति को प्राप्त हुए। मम्मी, मेरे पापा एक सुपर हीरो है। उन्हें बहुत लोग को बचाया। आई एम प्राउड ऑफ माई डैड। हाँ बेटा, ये हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगे। अपने देश और देशवासियों की सुरक्षा के लिए मृत्युंजय सिंह ने अपनी जान गंवा दी। मुंबई पुलिस ने भी अपने वीर साथी के लिए शोक मनाया और हजारों की संख्या में लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मृत्युंजय सिंह आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने काम और अपने देश प्रेम की वजह से आज भी उन्हें याद किया जाता है और आज करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए वो एक मिसाल बन चुके हैं। क्राइम पेट्रोल डायल 100 उनकी शहादत को सलाम करता है। मृत्युंजय सिंह असल मायने में हीरो हैं और ऐसे ही एक वीर योद्धा बाजीराव पेशवा के किरदार में आप मुझे देखेंगे। इसीलिए देखना मत भूलिएगा बाजीराव मस्तानी कल आ रही है आपके नजदीकी सिनेमा हॉल्स में। रणवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और क्राइम पेट्रोल डायल 100 की पूरी टीम की तरफ से और क्राइम पेट्रोल के दर्शकों की तरफ से आपको बाजीराव मस्तानी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत आभारी हूँ आपका, आपकी टीम का, मुझे यहाँ आने दिया, को एंकर करने दिया। बहुत मज़ा आया। कमाल का शो है सर आपका। आप कमाल के हो, हमारे दर्शक तो कमाल ही हैं, आपकी टीम कमाल की है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि बाजीराव पेशवा और मृत्युंजय सिंह जैसे वीरों ने हमारे देश में जन्म लिया। मृत्युंजय शायद आज हमारे बीच होते अगर बिलाल के मकान मालिक ने अपना मकान किराए पर देने से पहले बिलाल की पूरी जांच पड़ताल की होती। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम सरकार द्वारा बनाए गए हर छोटे बड़े नियम का पालन करें, क्योंकि हमारी छोटी सी चूक एक बड़ी वारदात को अंजाम दे सकती है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।